हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दैट इज लॉर्ड हेस्टिंग, जॉन एडम एंड लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में, जो 1813 से 1828 के पीरियड में एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हमें देखने को मिलते हैं। क्या क्या रिफॉर्म्स होते हैं, क्या क्या काम करेंगे और कहां कहां पे कॉन्क्वेस्ट करेंगे, उसके बारे में हम कंप्लीटली और डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं अगले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दैट इज लॉर्ड हेस्टिंग, इनके बारे में। देखो, पहले तो आपको यह कंफ्यूजन नहीं रखना है कि लॉर्ड हेस्टिंग और वॉरेन हेस्टिंग दोनों एक है। वॉरेन हेस्टिंग जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे, लॉर्ड हेस्टिंग ये अगले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, जो कि 1813 में एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के फॉर्म में आ रहे हैं और 1822-23 के बीच में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, 9-10 साल का पीरियड इनका रहेगा। अब अगर इनके बारे में समझे, पहले हम ये समझते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी जो थी वो क्या थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसी थी, जो ब्रिटेन पार्लियामेंट से बन के आ रही है, वो ये थी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना के भेजेंगे वो एक बंदा होगा जो सॉफ्ट होगा, जो कि वहां पे कंपनी के जो रूल है उसको स्टेबल करेगा, कंपनी को स्टेबिलिटी देगा, थोड़ा सा संभालेगा चीजों को। उसके बाद अगला बंदा आएगा वो हार्ड आएगा, ताकि वो कॉन्क्वेस्ट करे, फिर से एक्सपेंशन करे, लोगों का सप्रेशन करे। फिर अगला बंदा आएगा वो सॉफ्ट आएगा, फिर हार्ड आएगा। वो इस तरीके की पॉलिसी को यूज करते हुए बंदे भेज रहे थे। अब क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि लगभग एरिया पे उनका कंट्रोल हो चुका है। अब कुछ पावर ऐसी है, कुछ जगह ऐसी बची है जहां पे हमें डायरेक्टली उनको अपने अंडर में लाना है। तो उसके लिए कुछ ऐसे लोगों को भेजो जो अब सॉफ्ट नहीं, अब सॉफ्ट की जरूरत नहीं है, अब हमें चाहिए हार्ड बंदे जो डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट करे। अब उसके लिए उठाना है किसी बंदे को, तो ऐसे लोगों को देखा गया जो ऐसे बिहेवियर से, जो ऐसे एनवायरमेंट से निकल के आए, और वो था अमेरिकन रिवॉल्यूशन। वहां से एक बंदा निकला है लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, जो कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन में भी पार्टिसिपेट कर रहा था। ठीक है, तो वहां से निकला है। इसको डायरेक्ट और क्लियर कट बोला गया था कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक्सपेंशन करना है। आप एक्सपेंड करो, आप पैसा लेके आओ, क्या हो रहा है, कौन क्या सोचेगा, भाड़ में जाए, बस आपका काम है एक्सपेंशन करना। पॉइंट क्लियर। तो इनके लिए डायरेक्ट ऑर्डर क्या है, कॉन्क्वेस्ट करना। अब कॉन्क्वेस्ट के लिए कोई तो मुद्दा चाहिए कि जहां पे ये किसी के ऊपर अटैक करे, किसी पे, भाई मराठाओं को इन्होंने अपंग बना दिया, वेलेस्ली ने अपंग बना दिया उनको, तो अब किस पे अटैक करे। तो पहला पॉइंट तो यहां से आता है। तो इनको 3-4 चीजें दिखेंगी जहां से ये काम करना शुरू करेंगे, एक एक चीज को देखते हुए करेंगे। इन्हें मराठास दिखे जो अपंग तो है, लेकिन मराठास के ऊपर ये अटैक करेंगे। क्यों करेंगे वो भी समझेंगे अभी एक एक चीज को। दूसरा इनको दिखा राजपूत, तीसरा इनको दिखा नेपाल, और चौथा इनको दिखे मुगल्स। ठीक है, एक एक करके चीजों को समझेंगे। मराठाओं के साथ क्या काम हुआ, राजपूत के साथ में क्या हुआ, वो भी देखेंगे। पर आपको ये चीजें देखनी है कि इनको ये बात बोल दी है कि आपका काम सिर्फ एक्सपेंशन करना है, मिलिट्री पावर को यूज करो, और उसकी वजह से कौन क्या सोच रहा है कोई फर्क नहीं है, आपका काम सिर्फ एक्सपेंशन है। बोले ठीक है। अब ये सबसे पहली चीज आती है इनकी मराठाओं के सामने, क्या, क्योंकि ट्रेड करने लग रहे हैं। यहां से पहले एक छोटी सी टर्म को समझते हैं। मराठाओं के साथ में है पिंडारी। ये कौन है, पिंडारी कौन है, उन्हें देखो। देखो, पिंडारी कुछ ऐसे लोग हैं जहां पे मराठाज रहते हैं। इस चीज को हम पूरा अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, पिंडारी एक्चुअल में वो लोग हैं जो कि लूटपाट कर रहे हैं, प्लंडरिंग कर रहे हैं, रोबरी करते हैं। ठीक है, और ये गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत अच्छे हैं। जो पिंडारी हैं ये गुरिल्ला वॉरफेयर करने में बहुत अच्छे हैं, माहिर लोग हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये जब मराठाज है, ये खुद ऐसे ही है, वो भी क्या करते हैं, लूटपाट करते हैं, जाके चौथ कलेक्शन करते हैं। तो ये जब एक्सपेंशन कर रहे थे, तो क्योंकि देखो जब मराठाज एक्सपेंड करेंगे तो इनको आर्मी की जरूरत पड़ेगी। तो इधर दूसरी तरफ इनको दो लोग दिखे जिनका नाम है पिंडारी।
ये भी कुछ ऐसे ही है। ये क्या करते हैं, ये लूटपाट करते हैं, लोगों को मार रहे हैं, वहां से उनसे लूट के कोई सामान मिला तो उसको इकट्ठा किया और उसको इकट्ठा करके अपना लाइफ साइकिल चला रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? तो इन्होंने जाके कांटेक्ट किया मराठाओं से कि भाई देखो, हम आपसे कोई भी सैलरी नहीं ले रहे, बस हमें आपकी आर्मी में आना है, क्योंकि आप भी हमारे जैसे ही हो, तो हम चाहते हैं कि आपकी आर्मी में हम इकट्ठे हो जाए ताकि आपकी आर्मी बड़ी हो जाए, आपको एक्सपेंशन करना करते रहिए, हम आपके साथ में काम करेंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए, जो लूटपाट से जो भी पैसा आएगा, जो भी कलेक्शन होगा, हम उसी में ही अपना लाइफ चला लेंगे। ठीक है? तो मराठाओं को फ्री में एक आर्मी मिल गई, काम करने वाले लोग मिल गए। तो इस तरीके से पिंडारी भी मराठाओं के साथ हो चुके हैं। अब मराठास की पहली लड़ाई होती है किसके साथ में? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, तो वो होती है 1775 में, 82 तक होती है, जहां पे ट्रीटी ऑफ सालबाई हो जाती है। उसके बाद ये शांत हो जाते हैं। 20 साल के लिए इसको रोक दिया गया। पिंडारी तब भी थे, इनकी हेल्प की, इनके सपोर्ट किया, बहुत अच्छी बात है। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होती है, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, यहां भी हमें देखने को मिलता है। कब होती है? 1802 में, ये 05 तक चलती है। यहां भी हमें मराठाओं के साथ में देखने को मिलते हैं पिंडारीज। अब यहां पे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो कि वेलेस्ली करवा रहे हैं, यहां पे वेलेस्ली है, ये वॉरेन हेस्टिंग है, यहां पे वॉरेन हेस्टिंग बैठा हुआ है। अब ध्यान से समझना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको समझना है आपको। यहां वॉरेन हेस्टिंग है और यहां पे वेलेस्ली है। ठीक है? अब बात को ध्यान से सुनना और समझना। यहां पे वेलेस्ली ने इनको क्रिपल्ड कर दिया, अपंग कर दिया, एक तरीके से पूरी तरीके से तोड़ दी है, मराठास की कमर तोड़ दी। अब क्या हो रहा है? जैसे ये वीक हुए, मराठास वीक हुए, तो पिंडारी जो कि इनके साथ में बैठे थे, इनके साथ में चलते थे, अब ये लोग, इनको काम नहीं मिल रहा, ये लोग एक तरीके से अनएम्प्लॉयड हो गए। अनएम्प्लॉयड कि भाई अभी तक तो ये मराठास के साथ में मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन अब मराठा बचे ही नहीं, पेशवा बचा ही नहीं, वीक हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो पिंडारी बचे, वो एक तरीके से अनएम्प्लॉयड हो गए। अब ये बैठे करे क्या, खाली बैठे बैठे करे क्या? तो इन्होंने क्या सोचा कि अब कोई ऐसी चीज देखते जहां से हम अपना लूटपाट करके सामान जोड़ सके या हमारे पास में मनी आ सके, क्योंकि बड़ी पावर तो बची नहीं। स्टेट्स थे वो सारे के सारे कैप्चर हो रखे हैं, राजपूत हैं वो खुद इनके कंट्रोल में, मराठास के। कुछ जो छोटे छोटे और स्टेट्स थे उन पे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कंट्रोल करके बैठी है। तो इनकी नजर पड़ती है, पिंडारियों की नजर पड़ती है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कि भाई अब तो यही बचे, इन्हीं से लूटपाट करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या करते हैं, यहां से इनकी बोट कोई भी चलती है, वो सूरत आ रही है, सामान लेके आ रही है, ट्रेड होने लग रहा है, तो वो ट्रेड से जो भी बोट से सामान जा रहा है, ये उसी को लूटपाट करने लग रहे हैं, उसी को लूटेंगे। अब भाई कोई जगह वो तो देखेंगे ना जहां से पैसा आएगा, और पैसा वहां से आएगा जहां से सामान जाएगा। तो इन्होंने ट्रेड को डिसरप्ट करना शुरू कर दिया। इस चीज को देखती है ईस्ट इंडिया कंपनी कि भाई ये जो लोग हैं, पिंडारी जो हैं, इनको रोको, इनको कंट्रोल करो। अब एक सेम सिचुएशन है, जैसे मान लो सपोज करो आप किसी के बच्चे को देखो, कोई बच्चा बिगड़ रहा है, आपने जाके उसके पेरेंट्स से शिकायत की, देखो आपका बेटा बिगड़ने लग रहा है, हमने देखा है उसको, वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा था, सड़क पे खड़ा होके वो इस तरीके से स्मोकिंग कर रहा था, इस तरीके की काम कर रहा था। तो उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे, भाई हमारे ही काबू का नहीं है तो हम कहां से रोके, तूने तो हमें आके शिकायत कर दी, लेकिन हमें पता है वो ऐसा है, तो हम क्या कहें? ठीक है? इसी तरीके की शिकायत ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके मराठास को की। यहां जो लॉर्ड हेस्टिंग है, इसने आके किसको बोला? मराठास को, कि भाई आपके लोग हैं, ये पिंडारी लोग हैं, वो आपके लोग हैं, उन्हें समझाइए, हमारे जो हमारा सामान आने लग रहा है, उस सामान को डिसरप्शन कर रहे हैं, उसको लूटने लग रहे हैं, उसके साथ में छेड़खानी कर रहे हैं, वहां से पैसा निकाल रहे हैं, उनको रोक लो, आपके बंदे, उन्हें रोक लीजिए। तो मराठास ने कहा कि भाई आप हमें रोकने की बात कर रहे हो, हम खुद नहीं रुक पा रहे अपने काबू में, हमारा खुद का खुद पे कंट्रोल नहीं है, आपने हमें बर्बाद कर दिया, हम उनको कहां से रोके? बोले अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। तो
ये बात सुन के ईस्ट इंडिया कंपनी में लॉर्ड हेस्टिंग ने बोला कि अब से अगर ऐसी बात है तो हम करेंगे मिलिट्री एक्शन। किनके ऊपर? पिंडारियों पे। अब जैसे ये बात सुनिए, आप सोचो, आप किसी बच्चे की मां को जाके बोलो कि आपका बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा था, तो वो खड़ी खड़ी धमका देगी, बोलेगी कि हाँ अरे बदतमीज तूने ऐसा क्यों किया, ये किया वो किया। लेकिन आप ये बोल दो कि मैं पिटाई करूंगा अब उसकी, तो उसकी मां आपको मार देगी जान से। तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे बेटे को हाथ लगा दिया। वही सेम चीज, वही सेम फीलिंग मराठास के अंदर जग रही है कि भाई ठीक है, बच्चे हैं, हमारे हैं, हम, आपने शिकायत करनी थी कर दी, आपने बोला कि ये हम समझा लेंगे, कोई बात नहीं, हमने बोला कि हमारे हाथ से निकल गए, लेकिन आपकी हिम्मत कैसे होगी मिलिट्री एक्शन करने की? छोड़ेंगे नहीं आपको। और ये सेम सिचुएशन यहां होती है जिसकी वजह से थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की सिचुएशन बनती है 1816 में। कौन बने? पिंडारी। क्यों? क्योंकि पिंडारियों को लूटपाट करनी है। और ये बात आ गई अब मराठास की ईगो पे कि भाई हमारे बच्चे, हमारे आर्मी के लोग, उनके ऊपर आप एक्शन करना चाह रहे हो, मिलिट्री एक्शन, हम नहीं सहन कर पाएंगे। तो यहां से होता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। अब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में 1816 से 1818 के बीच में ही चलेगा। अब ये बात देख रही है ईस्ट इंडिया कंपनी बैठ के, क्योंकि वो तो एक तरीके से वो है ना जालसाज करने वाले, ठीक है। उन्होंने देखा कि भाई ये तो गलत हो गया, क्या कि मराठास धीरे धीरे अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, हमें इनको तोड़ना पड़ेगा। तो इन्होंने पीछे से जाके पूना में जाके एक ट्रीटी कर दी। किनके साथ में? जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनके वंशज बैठे हैं, उनसे जाके ट्रीटी कर दी कि हम आपको आज से एज ए रूलर मानते हैं, हम बनाते हैं आपको एज ए रूलर कि आप बैठ जाओ। पेशवाशिप खत्म, पेशवाई खत्म। उन्होंने क्या किया? पेशवा ही खत्म कर दिया कि पेशवा वेशवा क्या खेल रहे हो। छत्रपति हुआ करता था पहले, राजा हुआ करता था, आपको राजा हम बनाते हैं, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। जो सप्रेशन करना है वो कर दिया, गलती हो गई, आप राजा बन जाओ। इनको राजा बना दिया कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। ऊपर से इन्होंने जो सप्रेशन करना था वो कर दिया, पेशवा खत्म कर दिया, पेशवा हटा दिया, इनको राजा बना दिया और साइड कर दिया। इस तरीके से जो पूरी पावर है, पेशवा की जो पूरी पावर है, या मैं ये कहूं मराठा पावर, उसको एंड कर दिया, पूरी तरीके से खत्म, कि पेशवा ही खत्म, क्योंकि चलाने वाला तो पेशवा ही थे अभी तक। ये हटा दो, राजा हम आपको बना रहे हैं, आप राजा रहिए। धीरे धीरे चल के हम देखेंगे कि इसका भी पूरी तरीके से काम तमाम कर देंगे, कि इसको पेंशन दे दी, थोड़े टाइम के लिए पेंशन दी, फिर उसके बाद हम बोला भाई अब जरूरत क्या है, आपको पेंशन की जरूरत ही नहीं है, हटाओ इनको भी। तो इस तरीके से उन्होंने एक तीर से दो निशाने किए, पिंडारियों को खत्म कर दिया और दूसरा मराठास में पेशवाई खत्म कर दी, ठीक है। इनको राजा बना के सतारा में बिठा दिया कि आप सतारा में बैठिए और एज ए राजा हम आपको डिक्लेयर करते हैं, आप रूलर हो, ठीक है, रहिए, आपको पेंशन दी जाएगी, लेकिन अब बीच में डिस्टर्बेंस ना हो, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से इनको शांत किया। अब एक बात समझो, 1818 ये वो पीरियड है जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से अपना कंट्रोल बना चुकी है कुछ एरियाज पे। कौन कौन से? देखो, अगर यदि मैं बात करता हूं तो यहां पे अगर हम मैप देखें तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। मैसूर, जिसको 1799 में कंट्रोल कर लिया। अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो ये 1765 में यहां कंट्रोल कर लिया। और अब यहां पे मराठाज हुआ करते थे, तो मराठाज वाले एरिया में पूरी तरीके से कंट्रोल 1818 में कर लिया। पूरे पावर इनके हो चुके हैं, अपने आप को पूरी तरीके से स्टेब्लिश कर चुके हैं। यही बात हुई जिसकी वजह से 1818 में इन्होंने बॉम्बे को क्रिएशन किया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को क्रिएट किया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की क्रिएशन की, सर्जन किया, बनाया उसको
कि हाँ भाई अब हम पूरी तरीके से यहां बैठे हुए, क्योंकि अभी तक मराठा कॉन्फेडरेसी हुआ करती थी, इनका डर था कि कभी ये मराठा कंसोलिडेट हो गए और हमें यहां से भगा ना दे। अब इनके पास कुछ नहीं है, अब पूरी तरीके से मराठा खत्म हो चुके हैं, और मराठा खत्म हुए, पिंडारी खत्म हुए, तो अब ये पूरी तरीके से कह रहे हैं कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी अब वहां पे हमारा पूरा कंट्रोल है। पॉइंट क्लियर? तो इस तरह से हम इस पीरियड में देखते हैं ये सारी सिचुएशन बन रही है। इसी के बाद अब क्योंकि जैसे मराठा खत्म हुए तो मराठास के कंट्रोल में हुआ करते थे राजपूत्स, ये सो रहे एक तरीके से सो रहे, क्योंकि इनके अंदर किसी भी तरीके का जो भी रिएक्शन हुआ करता था मराठास ने इनको सप्रेस कर रखा था, मराठास के कंट्रोल में थे। तो मराठा जैसे कंट्रोल में आए वैसे राजपूत भी इनके कंट्रोल में चले गए। देखो राजपूत के साथ में ट्रीटी करने के लिए वेलेस्ली भी गया था। वेलेस्ली ने सोचा था कि मैं इनके साथ में जाके ट्रीटी कर लूं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, नहीं कर पाए वो। फिर वेलेस्ली के बाद में यहां मेटकाफ को भेजा गया था, मेटकाफ, कि आप जाइए और इनसे ट्रीटी कीजिए। तो मेटकाफ कुछ के साथ में सब्सिडरी अलायंस करके आया, जैसे जोधपुर के साथ में, जयपुर के साथ में, उदयपुर के साथ में, वहां पे ट्रीटी करके सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, तो धीरे धीरे ये राजपूत वीक हो गए और उनकी वीकनेस का फायदा उठाया लॉर्ड हेस्टिंग ने आके, जहां पे राजपूत को अपने कंट्रोल में लिया। पॉइंट क्लियर? तो इंडिया के अंदर दो पावर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तीसरे थे मुगल्स। तीसरे कौन है? मुगल्स। अब अभी तक ये क्या बोल रहे थे, इन्होंने देखा कि मुगल्स पूरी तरीके से इनकी बैंड बजा दी। कैसे? अभी तक जब भी ये कोई लेटर लिखते थे तो ये उसमें बोलते थे कि वी आर द सर्वेंट्स ऑफ मुगल एम्पायर। अभी तक ये कहते थे कि हम सेवक हैं, मुगल एम्परर के सेवक हैं। लेकिन अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि आगे से हम और मुगल्स, जो मुगल एम्परर होगा उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, हम बराबर है। अब ये नहीं है कि मुगल एम्परर को जाके हम सैल्यूट करेंगे, नहीं भाई नहीं, बराबर में बैठे, आप भी एक बंदे हो, हम भी एक बंदे हैं, मेन पावर हमारे पास है। तो इन्होंने इस तरीके से मुगल्स की भी बैंड बजा दी। ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि कॉइन्स खत्म कर दिए हैं, कॉइन्स खत्म होंगे 1835 में जाके। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? जिसको बेंटिक खत्म करेगा, लेकिन अभी भी कॉइन्स मुगल एम्पायर के चल रहे हैं, उनके सिक्कों पे मोहर है उनकी। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? बस इन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि मुगल एम्परर जो है वो बराबर है, जहां मुगल एम्परर वहां हम बराबर लेवल के हैं। अब ये नहीं है कि मुगल एम्परर ऊंचे लेवल पे बैठा और हम नीचे आके बैठेंगे, नहीं, अब बराबर बैठेंगे, दोनों की बराबर लेवल पे कुर्सी डलेगी, वहीं पे बैठेंगे। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम? ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने देखा नेपाल। नेपाल कि भाई नेपाल को किस तरीके से देखा जाए। यहां पे नेपाल के पास में जो तराई वाला रीजन है, जो नीचे वाला जो रीजन है, उसको अपने कंट्रोल में लेना है। इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। 1816 में इन्होंने पूरी तरीके से नेपाल के साथ में अपना लड़ाई की। ठीक है, और उनके साथ में ट्रीटी करते हैं, ट्रीटी ऑफ सगोली। ये हम डिस्कशन कर चुके हैं बहुत अच्छे से। ट्रीटी ऑफ सगोली क्या है, किस तरीके से नेपाल एंग्लो नेपाल वॉर क्या है, उसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो वो आप देख सकते हो। पॉइंट क्लियर? तो यहां पे ट्रीटी ऑफ सगोली करते हैं। इस तरह से उन्होंने नेपाल से जो नीचे का एरिया है, जो फर्टाइल लैंड है, वो अपने कंट्रोल में ली और श्रिंक कर दिया नेपाल को। पॉइंट क्लियर? इनके पीरियड में हमें काफी सारे रिवोल्ट्स देखने को मिलते हैं, काफी रिवोल्ट्स देखने को मिले। जैसे अगर यदि मैं आपके सामने बात करूं तो हमें पाइका रिवोल्ट, पाइका रिवोल्ट क्या है ये हम अलग से डिस्कशन करेंगे। जितने भी रिवोल्ट्स है वो सारे एक साथ डिस्कशन करेंगे टाइम पीरियड के साथ में। तो अभी फिलहाल ये समझना है, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे पाइका रिवोल्ट होता है। ऐसे ही भीमा कोरेगांव, भीमा कोरेगांव रिवोल्ट भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये अलग अलग डिस्कशन करेंगे, बाद में करेंगे, आराम से करेंगे। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम? अब हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं कि इन्होंने क्या काम किए। ठीक है, यहां तक किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर एकदम? ठीक है। इन्होंने रिवेन्यू से रिलेटेड काम करना शुरू किया।
कि पैसा चाहिए, मेन चीज क्या है, पैसा कहां से आएगा, तो इनको लैंड दिख रही है। इन्होंने देखा कि पहले इजारेदारी सिस्टम चलाई गई, इजारेदारी के बाद में इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट, जहां पे जमींदारी सिस्टम को देखा कि जमींदारों को परमानेंट बना दिया, तो ये सिस्टम चल रहे हैं। तो इन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, इनके अलावा हमें कुछ और चलाने हैं, तो ये लेके रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम क्या है वो भी देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ महालवारी सिस्टम भी लेके आए, महालवारी। तो ये दो नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं, रैयतवाड़ी सिस्टम, महालवारी सिस्टम। ठीक है, कुछ एरियाज में रैयतवाड़ी सिस्टम को चलाया, कुछ एरियाज में महालवारी सिस्टम को चलाया, वहां से रिवेन्यू का कलेक्शन करना शुरू किया। ठीक है, वैसे ही ये देखो रैयतवाड़ी सिस्टम, महालवारी सिस्टम, ये सब हम डिटेल में अलग से जब हम लैंड रिवेन्यू कलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो किस तरीके से वो रिवेन्यू को जनरेट करता है, किस तरीके से ये कलेक्शन करते हैं, महालवारी सिस्टम क्या है, वो हम अलग से और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि इनके टाइम पीरियड में क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर है। अब इनका एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, इसी के टाइम पीरियड में हमें राजा राम मोहन रॉय भी देखने को मिलते हैं। मोहन रॉय जो कि एक सोशल रिफॉर्मर के फॉर्म में निकल के आ रहे हैं, वो भी सोशल रिफॉर्म की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इनका उनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा? क्योंकि देखो इन्होंने क्या किया, लॉर्ड हेस्टिंग, अभी फिलहाल जितनी बातें हो रही है वो सारी लॉर्ड हेस्टिंग के रिलेटेड हो रही है। इन्होंने क्या किया, दो संस्कृत कॉलेज की ओपनिंग की, संस्कृत कॉलेज। ठीक है, अब कौन खोल रहे हैं? ये खोल रहे हैं लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग आया, उसने कहा कि हमें यहाँ के संस्कृत के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में समझना है। तो राजा राम मोहन रॉय जो कि पढ़े लिखे हैं, सोशल रिफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, आप ठहरे ब्रिटिशर्स, आप इंग्लिश कॉलेज खोलिए, आपको इंग्लिश स्कूल खोलने चाहिए, आप कहाँ संस्कृत कॉलेज खोल रहे हो? ये तो हम इंडियन हैं, हम कर लेंगे, हमारा काम है संस्कृत कॉलेज खोलना, हिंदी कॉलेज खोलना। आपने हिंदी और उर्दू को अलग कर दिया, तो उनसे रिलेटेड जो भी काम है वो हम कर लेंगे, आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, आप छोड़ो। इन्होंने कहा कि नहीं भाई नहीं, हम करेंगे। तो इन्होंने एक बंदा बुलाया जिसका नाम है डेविड हेयर। डेविड हेयर इसको बुलाया, इससे कोलकाता में कॉलेज की स्थापना करवाई जिसका नाम है हिंदू कॉलेज। कौन सा कॉलेज? हिंदू कॉलेज। बोले कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट की जाए, संस्कृत कॉलेज है जो कि कोलकाता में है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट करवाई। तो इस तरीके से हम देखते हैं, इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है। तो इसने कहा कि देखो क्रिटिसिज्म होगा तभी तो हम काम करेंगे। इस तरीके से अगर यदि हम सिर्फ ये सोच के कि हमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है, हमें राजा राम मोहन रॉय के साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उनको दिखाया जा रहा है, अगर ऐसा करेंगे तो हम तो काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इसने कहा कि जो सेंसरशिप, जो प्रेस एक्ट है उसको हटाओ। जो 1799 में जो एक्ट आया हुआ था, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट, उसको अबोलिश किया और कहा कि ये एक्ट आगे से लागू नहीं होगा, इसको खत्म किया जाए। तो यहां पे अभी उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। 1799 में जो एक्ट आया था, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट, इसको अबोलिश किया कि इसको हटाइए। क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखना चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या लिख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट से, तभी तो हम अपने अंदर डेवलपमेंट कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि 1822 में इनका पीरियड एंड हो रहा है, टेन्योर खत्म हो रहा है। अब इंस्टेंटली किसी ने किसी बंदे को भेजना है, बोले किसको भेजे? तो इसके लिए बोला गया कि भाई अब कोई बंदा आने को तैयार नहीं है कि हम किसको भेजे अगला बंदा बना के एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इनकी काउंसिल में एक बंदा है, काउंसिल में एक बंदा बैठा है जो कि सीनियर मोस्ट है, जिनका नाम है जॉन एडम। जॉन एडम। इनको बोला गया कि थोड़े टाइम के लिए आप एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के जाइए और इंडिया की जो कमांड है उसको संभालो। अब इनको थोड़े टाइम के लिए अपॉइंट किया गया है। अब कोई बंदा थोड़े टाइम के लिए आ रहा है तो डेफिनेट वो यही सोचेगा ना कि नाम तो उसका भी हो, भाई कोई बंदा 10 साल कोई काम करके जा रहा है,
तो उसके बगल में जब हम खड़े हों तो हमारा भी तो नाम होना चाहिए कि इसने भी कुछ किया है। तो इसने कहा कि मैं प्रेस के ऊपर काम करूंगा और प्रेस को ही कंट्रोल करूंगा। जो ये क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं ना कि क्रिटिसाइज करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इसके ऊपर रोक लगानी है, इसको रोकना है। अब बोले कैसे? क्योंकि इस टाइम पर राजा राम मोहन रॉय ये काम कर रहे थे, एक बुक लिख रहे थे जिसका नाम था संवाद कौमुदी। ये क्या था? एक प्रेस थी, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो मैगजीन है, ठीक है, जो ये प्रिंट करते हैं, जो ये छापते हैं, लिखते हैं, उसमें ब्रिटिशर्स की जितनी भी क्रिटिसिज्म हो सकती है उसको करते हैं। साथ में ये एक न्यूज़पेपर प्रिंट करते हैं, न्यूज़पेपर जिसका नाम है मिरात उल अखबार, इसको प्रिंट करते हैं। अब ये इसमें भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। अब डेली न्यूज़पेपर आ रहे हैं, डेली इनकी क्रिटिसिज्म हो रही है। तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो क्रिटिसिज्म है इसको रोकना है, हम नहीं सहन कर पाएंगे। इसको पता चला जॉन एडम को कि ये जो न्यूज़पेपर आ रहे हैं ये कंप्लीटली क्रिटिसिज्म पे ही बेस्ड है, लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि इसको रोकिए, बंद करो इसको। तो यहां से ये एक रूल लेके आते हैं जिसको बोलते हैं लाइसेंसिंग ऑफ प्रेस एक्ट। आपको लाइसेंस दिया जाएगा, आप जिसको लाइसेंस दोगे वही प्रेस कर पाएगा, वही लिख पाएगा, वही छाप पाएगा। इस तरीके से इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। पूरी तरह से प्रेस का जो गला दबाने वाली बात है वो जॉन एडम करते हैं, कहते हैं कि इन सब चीजों को रोकना पड़ेगा, बंद कीजिए। अभी इन्होंने ये जो अखबार प्रिंट हो रहा है इसको रोका नहीं है, लेकिन उस पर लाइसेंस लेने की वो बातें करनी शुरू कर दी। अब ये थोड़े टाइम के लिए, तो सिर्फ नाम करना था इनको। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भाई इनके अगेंस्ट कंप्लेन होने शुरू हो गई, क्योंकि यहां बोला गया कि प्रेस में तो आप सब कुछ लिख सकते हो, प्रेस कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से जॉन एडम के अगेंस्ट काफी कंप्लेन होना शुरू हो गई कि भाई आपने किस बंदे को बिठा दिया है, ऐसा बंदा बैठा है जो वहां पे जाके प्रेस को कंट्रोल कर रहा है, कुछ बातें हो रही है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, इनको हटाइए वहां से। या तो आप किसी चीज को पूरी तरह बंद करो, या फिर ये नहीं है कि आप प्रेस पे लाइसेंस लेने की बात करोगे, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग इंडियंस भी तो हैं जो बैठे बात कर रहे हैं इस चीज के बारे में। तो इसी पे आते हैं कि अगला बंदा भेजो कोई जो स्ट्रॉन्ग हो, थोड़ा सा जो काम कर पाए। तो यहां से आते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट, जो कि 1823 में आते हैं 28 के पीरियड तक, ठीक है। इस पीरियड में अपॉइंट हुए, इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना के भेजा गया कि आप जाइए इंडिया में और जाके वहां काम कीजिए। बोले आपका काम क्या है? आपको भी एक्सपेंशन करना है, दबने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इन्होंने आके यहां पे फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, इन्होंने कहा कि हमें अब नॉर्थ ईस्ट साइड में जाना है, नॉर्थ ईस्ट में आसाम को देखो, वहां जाके देखते हैं कि उसको कैसे कंट्रोल करना है, किस तरीके से अपने कंट्रोल में लाना है। ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, एंग्लो बर्मीज वॉर क्या है, कैसे हुई, क्यों हुई, वो सब अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। 1824 से 26 इसको किया गया। यहां से इन्होंने ट्रीटी ऑफ यानदबू की, ठीक है, 1826 में ट्रीटी ऑफ यानदबू की। पॉइंट क्लियर। इसी पे हम देखते हैं कि इन्होंने और क्या काम किए। इन्होंने काम करना शुरू किया तो इन्होंने क्या किया, भरतपुर इसको कैप्चर कर लिया, भरतपुर को भी अपने कंट्रोल में लिया। वैसे ही हम यहाँ पे और इनके बारे में काम देखें तो इनके अगेंस्ट काफी सारे रिवोल्ट भी होते हैं, काफी रिवोल्ट हुए इनके अगेंस्ट। जैसे हम बात करें आसाम में तो आसाम रिवोल्ट देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे गारो, खासी, जैंतिया, ये मेघालय की कुछ ट्राइब्स हैं जहां पे हमें खासी रिवोल्ट देखने को मिलता है, तो ये भी इनके टाइम में होता है, ठीक है। वैसे ही हम यहां पे देखते हैं तो किट्टूर रिवोल्ट ये भी देखने को मिलता है। एंड सो काफी सारे रिवोल्ट्स हो रहे हैं इनके अगेंस्ट, लगातार भर के हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी इस तरीके से प्रेशराइज्ड डाल रही है, सभी पे प्रेशर कर रही है कि आपको धीरे धीरे सारी टेरिटरी हमें देनी पड़ेगी,
अब लोग कब तक देखेंगे इस चीज को? तो कुछ ट्राइबल लोग हैं जो निकल के आ रहे हैं, कह रहे हैं कि फॉरेस्ट वाला एरिया वो हमारा है, उस पे ईस्ट इंडिया कंपनी को हम आने नहीं देंगे। ये बर्मा में जाके बैठना शुरू हो गए, भर भर के वहां पे इकट्ठे होना शुरू हो गए, वहां से लोगों ने निकालना शुरू कर दिया, बाहर निकलिए। आपको सिर्फ बुलाया था कि आप यहाँ पे सिचुएशन को देख के जाइए, आप यहाँ पे आके बसना शुरू कर रहे हो, क्यों? तो इसके अगेंस्ट रिवोल्ट होना शुरू होते हैं। अब ये सब चीजें ब्रिटिश की पार्लियामेंट देख रही है कि भाई ये सब हो क्या रहा है, लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लगातार क्रिटिसिज्म हो रहे हैं, लगातार रिवोल्ट्स हो रहे हैं। तो हमें अब ध्यान से सुनो, 1813 से 28 के बीच में जो ये पीरियड है, इस पीरियड में लगातार क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है, लगातार यहां पे रिवोल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीजें देखती हुई ब्रिटेन पार्लियामेंट कह रही है कि अब हमें कोई ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना होगा या सॉफ्ट बंदा भेजना होगा जो इन सब चीजों को कंट्रोल करे, सॉफ्ट हैंड दिखाए, इंडिया के लोगों को अपने फेवर में लेके आए, कोई ऐसा काम करे जिससे लोग खुश हों। ठीक है, तो यहां पे भेजा जाता है विलियम बेंटिक को। किसको भेजा जाता है? विलियम बेंटिक। क्या करेगा, क्या काम करेगा, किस तरीके से चीजों को हैंडल करेगा और वो क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आएगा, उनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे। तो ये है हमारे पास में लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड आर्महर्स्ट क्या क्या काम करते हैं, किस तरीके के काम करते हैं, उनके बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।